वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार से इंटर लेवल मेन सेक्शन के लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखने वाले हैं दोस्तों, जो कि प्रैक्टिस के तौर पर होगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न इसमें लिए हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट देखिएगा। काफ़ी अच्छा वीडियो है। अगर आप चैनल पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है आपको नियमित रूप से वीडियो दी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, ऑयल स्पिल्स किसे कहते हैं। ऑयल स्पिल्स किसे कहते हैं, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो जलीय सतह पर फैला हुआ तेल होता है, यानी कि जो सतह पर फैला हुआ तेल होता है जल के, उसे ही हम कहते हैं ऑयल स्पिल्स। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। जलीय सतह पर फैले हुए तेल को ही ऑयल स्पिल्स कहा जाता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत युग्म का चयन कीजिए। देखिए चार ऑप्शन है। देखिए अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको चारों अगर ऑप्शन पता होगा तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल होता है। देखिए पहला क्या हुआ है, हमें इसमें से गलत युग्म का चयन करना है। देखिए पहला है जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में है। देखिए बिल्कुल सही है। जो गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा दिया है वन आनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा है राष्ट्रीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में, ये भी सही है। और चौथा दिया है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल में स्थित है। कहाँ पर, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यह जो है ये गलत युग्म है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गलत युग्म का हमें चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर जो डी है गलत युग्म है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हृदय से शरीर को ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं। हृदय से शरीर को ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धमनी। देखिए जो हृदय से शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है उसे हम धमनी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, देखिए प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो फाइब्रिनोजन है यह यकृत में इसका निर्माण होता है, जो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। फाइब्रिनोजन यकृत, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जी अंग नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जी नहीं है, तो देखिए त्वचा, वृक्क और फेफड़ा जो है उत्सर्जी अंग में आते हैं, लेकिन जो हमारा अग्नाशय है ये उत्सर्जी अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा महासागर एस आकार का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एस आकार का होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर। देखिए जो अटलांटिक महासागर है इसका आकार एस होता है। आइए इसको हम मैप के माध्यम से देख लें, जिससे जो है ये स्पष्ट हो जाएगा कि यह एस के आकार का होता है, किस प्रकार होता है। तो देखिए जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा अटलांटिक महासागर है, और ये किस आकार का है, ये हमारा जो है एस आकार का है। तो आप समझ सकते हैं जो अटलांटिक महासागर होता है वो एस आकार का है। अगर हम वहीं पे प्रशांत महासागर की बात करें, देखिए जो प्रशांत महासागर होता है वो कुछ ना कुछ ट्रेंगल के शेप का होता है। देखिए आधा ट्रेंगल यहाँ पर हमारा बनता है और आधा ट्रेंगल हमारा बनता है उस तरफ से, जो कि हमें ग्लोब में पूरा दिखता है। तो आपको यहाँ से याद रखना है जो हमारा अटलांटिक ओशियन है ये एस आकार का शेप बनाता है। तो आप जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो एस आकार बनता है वो अटलांटिक महासागर बनता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सारगासो सागर अवस्थित है किस महासागर में। सारगासो सागर किस महासागर में अवस्थित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सारगासो महासागर जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है सारगासो सागर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में सीसे और पोटीन के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलवाए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सातवाहन वंश के। देखिए सातवाहन वंश के शासकों ने जो है सीसे के सिक्के चलवाए थे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सही क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चरक संहिता क्या है, तो जो चरक संहिता है यह एक चिकित्सा का ग्रंथ है। सही आंसर क्या हो जाएगा, यह एक चिकित्सा ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है।
अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो अष्टांगिक मार्ग थे इनका वर्णन बौद्ध धर्म में किया गया है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय की धड़कन, श्वास क्रिया आदि पर नियंत्रण किसका होता है? तो मनुष्य के शरीर में हृदय की धड़कन, श्वास आदि क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडुला ऑब्लांगेटा का। मेडुला ऑब्लांगेटा का जो है धड़कन, श्वास क्रिया पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए, मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक जो बीमारी है वह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में विजय प्राप्त करके गाजी की उपाधि जो है धारण की थी? तो देखिए, बाबर ने भारत में 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे और इन्हीं चारों प्रमुख युद्ध के बारे में आपको पूछा जाता है। तो बाबर ने जो है खानवा युद्ध के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। किस युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध के बाद। अगर हम बाकी सारे युद्ध की बात करें, देखिए पानीपत का जो युद्ध है यह 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था 1527 में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच। और जो 1528 में जो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 1528 में जो है घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। तो ये चारों युद्ध आपको याद रखने हैं बाबर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेला और उनका आयोजन स्थलों का जो युग्म दिया गया है उनमें से असत्य युग्म का जो है चयन करना है कि कौन सा युग्म जो है असत्य है। तो देखिए, इसमें से असत्य युग्म का चयन करना है। मेला दिया हुआ है और स्थान दिया हुआ है। देखिए, पहला दिया हुआ देवा शरीफ का मेला, ये बाराबंकी है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सैयद सलार का मेला बहराइच, ये भी सही है। तीसरा दिया है गोला गोकर्णनाथ का मेला मेरठ। देखिए, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। जो गोला गोकर्णनाथ का मेला है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में लगता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी है यह सही सुमेलित नहीं है, तो सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च चोटी K2 यानी कि जो गॉडविन ऑस्टिन है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो भारत की सर्वोच्च चोटी K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन यह काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यह काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जम जाना हिमनद क्या कहलाता है? देखिए, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमा जो हिमनद होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे करेवा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? जम्मू और कश्मीर का जो मार्ग है यह किस दर्रे से होकर जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर का जो मार्ग है वो बनिहाल दर्रा से होकर जाता है। बनिहाल दर्रा जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम यानी कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत में कब से प्रारंभ हुआ? तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम यानी कि डेजर्ट डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था इंडिया में, भारत में, वह 1977 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1977 में मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो है भारत में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, रोजवुड किस प्रकार के वन का वृक्ष है? रोजवुड किस प्रकार के वन का वृक्ष है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। जो रोजवुड है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन के वृक्ष होते हैं और यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी इस प्रश्न का है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के दक्कन प्रायद्वीप पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? तो भारत के दक्कन प्रायद्वीप पठार पर जो है किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेडजोल मिट्टी का जो है अभाव पाया जाता है भारत के दक्कन प्रायद्वीप के पठार पर। ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, एक तरफ पठार दिया हुआ है और एक तरफ उनसे संबंधित मिट्टी का नाम दिया हुआ है। तो पहचाना कि किस पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक के पठार में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी, कर्नाटक के पठार में लाल मिट्टी पाई जाती है।
दूसरा है नागपुर पठार। तो जो नागपुर पठार है इसमें लेटेराइट मिट्टी की जो है अधिकता पाई जाती है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नागपुर पठार में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तीसरा है मालवा का पठार। तो मालवा में जो है रेगुर मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 1। और उत्तरी सरकार तट की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। देखिए उत्तरी सरकार तट क्या है, जो आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र है उसे हम जो आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है उत्तरी सरकार तट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, कर्नाटक पठार का लाल मिट्टी, नागपुर पठार लेटेराइट मिट्टी, मालवा पठार का रेगुर मिट्टी और उत्तरी सरकार तट का जो है जलोढ़ मिट्टी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसका हम कूट के माध्यम से उत्तर देना चाहें तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, मैंग्रोव वनस्पति जलीय लवड़ी जल में उगती है। देखिए ये कथन सत्य है, जो मैंग्रोव वनस्पति होती है ये लवड़ी जल में ही उगती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हमें बताना है कौन सा गलत है। दूसरा है कि भारत में सदाहरित वनस्पति 200 cm से अधिक वार्षिक 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में उगती है, ये भी सही है। तीसरा है कि यूफोर्बिया उष्णकटिबंधीय कटीले वनों का वृक्ष है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों का जो मुख्य वृक्ष अर्जुन है, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है गलत हो जाएगा। जो अर्जुन वृक्ष है यह उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों में नहीं पाए जाते हैं मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किन दो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में जो है ज्वारीय वन पाए जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा गंगा और महानदी के जो डेल्टा बनता है, गंगा और महानदी का, यहाँ पर ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन मुस्लिम शासक हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेता था। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन मुस्लिम शासक ऐसा है जो हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेता था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए ये तुगलक वंश का शासक था और हिंदुओं का त्यौहार जो होली होता है ये इसमें भाग लेता था। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथ और सरदेशमुखी कर कौन वसूलता था। चौथ और सरदेशमुखी जो कर है यह कौन वसूलता था। तो जो मराठा साम्राज्य के लोग हैं वह इस ये जो मराठा है वह मराठा साम्राज्य जो है चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, JN टाटा ने 1907 में टिस्को की स्थापना की थी। टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी JN टाटा ने 1907 में। कहाँ पर स्थापित की थी उस जगह का नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है इसकी स्थापना जमशेदपुर में हुई थी 1907 में, इसीलिए जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किसने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किसने की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की जो है स्थापना की थी। इसके अलावा अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया। तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो ने जो है इनके शासन काल में जो है भारत में दास प्रथा का जो है अंत हो गया था। इसके अलावा अगर हम विलियम बेंटिक की बात करें तो यह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो यह भारत के पहले वायसराय थे। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा कहते हैं। किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टोफर दास पाल। क्रिस्टोफर दास पाल को जो है भारत में भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल के जो है जीके के क्वेश्चन मिले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और आप चैनल में पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।